हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर सेकंड। और इसमें हम आज पढ़ेंगे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के सुधार, रिफॉर्म्स ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, या फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आरबीआई को। तो आरबीआई की स्थापना के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि 1773 में वारेन हेस्टिंग्स ने जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार को भारत का केंद्रीय बैंक बनाने का सुझाव दिया, नहीं हो पाया। उसके बाद 1913 में चेम्बरलेन आयोग के सदस्य लॉर्ड किन्स ने केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रश्न उठाया, तब भी उतना नहीं हुआ। लेकिन फिर इन कहीं ना कहीं ये कंटिन्यू प्रयास रहे, कुछ ना कुछ होता रहा। उनके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंकों, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई को मिला करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। हालांकि इसको कई कार्य सौंपे गए थे केंद्रीय बैंक के, लेकिन फिर भी नोट निर्गमन का अधिकार इसके पास नहीं था। इस प्रकार से मुद्रा का निर्गमन तो किसके द्वारा किया जा रहा था? भारत सरकार के द्वारा। और साख का नियंत्रण इंपीरियल बैंक द्वारा, यानी कि इंपीरियल बैंक पूर्णतः केंद्रीय बैंक नहीं था। फिर हिल्टन यंग कमीशन ने मुद्रा व साख को नियंत्रित करने की दोहरी नियंत्रण प्रणाली पद्धति को समाप्त करने तथा बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की दृष्टि से केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की। और इस कमीशन की सिफारिश के आधार पर, किसके? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1931 में केंद्रीय बैंक जांच समिति ने भी केंद्रीय बैंक की स्थापना पर बल दिया। और अगर क्वेश्चन आता है कि किस कमीशन की सिफारिश पर बैंक की आरबीआई की स्थापना की गई, तो उसका आंसर हिल्टन यंग कमीशन होगा। और इसका आंसर 1926 या 27 भी हो सकता है। दोनों को ही कई बार सही मान लेते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। ये कंपटीशन एग्जाम्स में आता है। और फिर 1933 में गोलमेज सम्मेलन में राजनीतिक प्रभाव से मुक्त एक केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया। तो इन सभी सुझावों और प्रयासों के फलस्वरूप विधायिका सभा में 8 सितंबर 1933 को आरबीआई बिल प्रस्तुत किया गया और 6 मार्च 1934 को वायसराय ने हस्ताक्षर किए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई और इसने अपना कार्य शुरू किया 1 अप्रैल और 1935 से आरबीआई ने अपना कार्य केंद्रीय बैंक के रूप में करना शुरू कर दिया। अब इसकी स्थापना के उद्देश्य एवं कारण क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। देश में मुद्रा व साख के समुचित प्रबंध करने के लिए आंतरिक तथा बाह्य मूल्य में, किसके? रुपये के आंतरिक और बाह्य मूल्य में स्थिरता लाने के लिए, स्टेबिलिटी इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी। इसके अलावा देश में सुव्यवस्थित एवं संतुलित रूप से बैंकिंग का विकास करने के लिए, टू डेवलप बैंकिंग हैबिट्स। इसके अलावा संगठित मुद्रा बाजार के विकास के लिए, मनी मार्केट के डेवलपमेंट के लिए, कृषि साख की समुचित व्यवस्था के लिए, किसके लिए? कृषि साख मतलब एग्रीकल्चर फाइनेंस की व्यवस्था के लिए, सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था के लिए, पब्लिक डेट की व्यवस्था के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग स्थापित करने के लिए, व्यापारिक कोषों के नकद कोषों का केंद्रीकरण, व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों का केंद्रीकरण करने के लिए। तो ये सारे रीजंस या आवश्यकताएं या उद्देश्य हम समझ सकते हैं जिनकी वजह से आरबीआई की स्थापना की गई। अब आरबीआई की पूंजी और स्वामित्व, कैपिटल एंड ओनरशिप ऑफ आरबीआई, अंशधारियों के बैंकों के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी अधिकृत तथा निर्गमित पूंजी स्टार्टिंग में कितनी थी? 5 करोड़ रुपए, जो कि 100 रुपए के 5 लाख अंशों में विभाजित थी। इन 5 लाख अंशों में से 2,20,000 रुपये मूल्य के 2200 अंश भारत सरकार को आवंटित किए गए थे। यह भारत सरकार द्वारा नियुक्त संचालकों की न्यूनतम अंश धारण योग्यता को पूरा करने के लिए आवश्यक था। और जो बाकी की शेष पूंजी थी 2,20,000 रुपये के अलावा के 2200 अंशों के अलावा वो निजी अंशधारियों के में विभाजित थी। इसका केंद्रीकरण संचालक मंडल द्वारा किया जा रहा था। 1 गवर्नर और 2 डिप्टी गवर्नर के अतिरिक्त अन्य संचालकों की नियुक्ति निजी अंशधारियों द्वारा की जाती थी। लेकिन देश की मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति में बैंक के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई थी कि केंद्रीय संचालक मंडल
कि अगर से असहमत हो तो सरकार का निर्णय अंतिम माना जाएगा। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसकी स्थापना के समय से ही वैसे तो मांग की जा रही थी, लेकिन स्वतंत्रता पश्चात इसका और भी ज़्यादा मांग की जाने लगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के फलस्वरूप रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण आवश्यक समझा गया और फरवरी 1947 में इसको सार्वजनिक के अंतर्गत लाने का निर्णय किया गया और 1948 में भारतीय संसद में रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण अधिनियम 1948 पारित किया गया और 1 जनवरी 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया। कंपटीशन एग्जाम्स में एक क्वेश्चन भी आता है कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका आंसर ये इसमें दिखा हुआ है 1 जनवरी 1949। अब बात करते हैं आरबीआई के संगठन और प्रबंध के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। केंद्रीय संचालक मंडल, स्थानीय संचालक मंडल और रिजर्व बैंक के कार्यालय। केंद्रीय संचालक मंडल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या किया गया? इसमें केंद्रीय संचालक मंडल का सर्वोच्च स्थान है संगठन और प्रबंध व्यवस्था में। यह संगठन बैंक के प्रबंध के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 20। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट तो होता है आपका गवर्नर। ये सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है आरबीआई का। इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए कौन करता है? भारत सरकार करती है और इसकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है और इसमें करंट में जो है वो उस टाइम के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो आपके जो अभी करंट में आरबीआई के गवर्नर हैं वो है शशिकांत दास, ये आप नोट कर लो। अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो आरबीआई का गवर्नर अगर पूछा जाता है, वैसे कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछते हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, शशिकांत दास। फिर उसके बाद बात करते हैं 4 डिप्टी गवर्नर्स की। आरबीआई बैंक अधिनियम के अनुसार 4 डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं सरकार द्वारा। इनकी भी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए और इनकी भी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। ये भी मैं आपको नोट करवा दूँ अगर आप लिखो तो। फर्स्ट है आपका मिस्टर एम राजेश्वर राव। सेकंड है आपका डॉक्टर एमडी पत्रा। मैं हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिख रही हूँ, इसको आप ज़्यादा नोटिस ना करें। थर्ड है आपका मिस्टर एम के जैन, ऐसा करके है शायद। और जो फोर्थ है आपका वो है मिस्टर बीपी कानूनगो। सॉरी ये इस पे नहीं आएगा, कानूनगो। ओके, तो ये 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं। अब बात करते हैं 15 संचालकों की, 15 डायरेक्टर्स। संचालक मंडल के अंतर्गत अन्य 15 संचालक मंडलों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। 4 निदेशक 4 स्थानीय मंडलों में से एक मनोनीत किए जाते हैं और 10 निदेशक तथा 1 सरकारी अधिकारी भारत सरकार अलग से मनोनीत करती है। तो ये 15 हो गए। और 10 निदेशकों में कौन कौन होंगे? वाणिज्य, उद्योग, वित्त, अर्थशास्त्र, सहकारिता के विशेषज्ञ होते हैं और सरकारी अधिकारी भारत सरकार का वित्त सचिव होता है। स्थानीय मंडलों से मनोनीत सदस्य स्थानीय मंडल की सदस्यता काल में ही केंद्रीय संचालक मंडल के सदस्य रह सकते हैं। शेष 10 निदेशकों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। सरकारी कर्मचारी सरकार द्वारा निर्धारित समय तक के लिए संचालक बना रह सकता है। संचालक मंडल का अध्यक्ष तथा बैंक का मुख्य कार्यकारी होता है गवर्नर। केंद्रीय संचालक मंडल के निर्देशन के अधीन आरबीआई की संपूर्ण शक्ति गवर्नर में निहित होती है और चारों डिप्टी गवर्नर क्या करते हैं? बैंक के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में गवर्नर की सहायता करते हैं और उनकी देख रेख में विभिन्न विभागों का कार्य होता है। रिजर्व बैंक का गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर पूर्णकालिक अधिकारी फुल टाइम ऑफिसर्स होते हैं जो अपना पूरा समय बैंक के प्रशासन में लगाते हैं। शेष जो संचालक होंगे केवल अंशकालिक पार्ट टाइमर ही होते हैं और उन्हें बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा व्यय तथा भत्ता ही दिया जाता है। अब बात करते हैं मताधिकार की। केंद्रीय संचालक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता आरबीआई का गवर्नर करता है। चारों डिप्टी गवर्नर तथा मनोनीत अधिकारी
मनोनीत सरकारी अधिकारी केंद्रीय संचालक मंडलों की बैठकों में भाग भी लेते हैं और अपने विचार भी प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं, लेकिन मत विभाजन के समय इनका मताधिकार नहीं होता है। इसलिए केवल 20 में से 15 निदेशकों को ही मतदान का अधिकार होता है। यानी कि ये चारों डिप्टी गवर्नर्स और एक मनोनीत सरकारी अधिकारी को वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। स्थानीय मंडल की हम बात करते हैं। हाँ, एक पॉइंट और, गवर्नर की अनुपस्थिति में गवर्नर द्वारा मनोनीत डिप्टी गवर्नर संचालक मंडल की सभा की अध्यक्षता करेगा और उसे मतदान का अधिकार होगा, लेकिन कौन सा वाला? गवर्नर वाला। डिप्टी गवर्नर की हैसियत से वो मतदान नहीं करेगा उस टाइम। स्थानीय मंडल की बात करते हैं। लोकल बोर्ड्स, आरबीआई के संगठन में स्थानीय मंडलों का महत्वपूर्ण स्थान है। बैंक द्वारा कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और नई दिल्ली में 4 स्थानीय मंडलों की स्थापना की गई है। इनमें से प्रत्येक में 5 सदस्य होंगे जो भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। जैसे उद्योग, व्यापार, कृषि, सहकारिता आदि विषयों के विशेषज्ञ ये होंगे। कार्यकाल इनका 4 वर्ष का और पुनर्नियुक्त किए जा सकते हैं। और इनमें से ही ये सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष चुन लेते हैं और स्थानीय मंडल केंद्रीय मंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों को चलाने तथा उनकी देखरेख करने का उत्तरदायी होता है। इसके अलावा ये जो स्थानीय मंडल के सदस्य होंगे समय समय पर क्षेत्रीय और अन्य आर्थिक समस्याओं के संबंध में केंद्रीय मंडल को सलाह देने का कार्य करते हैं। अब थर्ड जो है आपका वो है आरबीआई के कार्यालय। प्रधान कार्यालय इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में। इसके अलावा 4 स्थानीय मंडलों के कार्यालय कहाँ कहाँ है? कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई और नई दिल्ली। इनके अतिरिक्त इस बैंक ने अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद, मेखला, मुंबई, गुवाहाटी, कानपुर, जयपुर, नागपुर, पटना और त्रिवेंद्रम में भी अपनी शाखाएं खोल रखी है। किस लिए? बैंकिंग व्यवस्था के सुचारू रूप से प्रबंधन के लिए। और इनके अलावा भारत सरकार की अनुमति से ये आरबीआई किसी भी स्थान पर अपनी शाखा खोल सकता है और जहाँ पर आरबीआई की शाखाएं नहीं है वहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक इनके अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। अब हम बात करेंगे आरबीआई के प्रशासनिक विभाग, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स ऑफ आरबीआई। फर्स्ट है इसका डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। इसे नोट निर्गमन विभाग भी कहते हैं। इस विभाग का मुख्य कार्य मुद्रा का निर्गमन करना, नोटों की जांच करना तथा नोटों का हिसाब किताब रखना आदि है। अब बात करते हैं आरबीआई की संगठनात्मक और प्रबंधकीय व्यवस्था। इसको हम यहाँ चार्ट से समझ सकते हैं। वैसे हमने पूरा पढ़ लिया है कि 20 संचालक मंडल होंगे, उनमें से एक तो होगा गवर्नर पूर्णकालिक अधिकारी, 4 होंगे डिप्टी गवर्नर, ये भी पूर्णकालिक अधिकारी होंगे। बाकी जो 15 है इनमें से ये 10 तो होंगे सरकार द्वारा मनोनीत, एक होगा भारत सरकार द्वारा मनोनीत और 4 स्थानीय मंडलों द्वारा नियुक्त। इनमें से ये जो डिप्टी गवर्नर है और एक ये भारत सरकार वाला है, इनको वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। और अगर गवर्नर अनुपस्थित है तो वो जिस डिप्टी गवर्नर को नियुक्त करेगा वो सभा की अध्यक्षता करेगा और वोटिंग भी करेगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके स्थानीय मंडलों की बात करें, हेडक्वार्टर इसका कहाँ हो गया? मुंबई। और इसके स्थानीय मंडलों की बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में कलकत्ता, पश्चिमी क्षेत्र में मुंबई, उत्तरी क्षेत्र में नई दिल्ली और दक्षिणी क्षेत्र में चेन्नई। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर इसने अपनी शाखाएं खोल रखी है। बात करते हैं बैंकिंग विभाग की। यह विभाग के वे समस्त कार्य करता है जो आरबीआई को बैंकों के बैंक और सरकार के बैंकर के रूप में करने होते हैं। जो भी ऋण प्राप्त करना सरकार की ओर से या सरकार की ओर से भुगतान करना, ये सारे कार्य ये बैंकिंग डिपार्टमेंट करता है। बात करते हैं नेक्स्ट साख नियोजन विभाग, क्रेडिट प्लानिंग डिपार्टमेंट। यह विभाग देश के वाणिज्यिक बैंकों की साख संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान लगाता है और साख संबंधी आवश्यकताओं से संबंधित बजट का निर्माण का कार्य भी करता है। नेक्स्ट है आपका बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट। ये क्या करता है? बैंकों के सुव्यवस्थित और परिचालन और विकास से संबंधित है। यह बैंकों को लाइसेंस देने का कार्य करता है, बैंकों के निरीक्षण का कार्य करता है, उनके स्थिति विवरण को जांचता है और बैंकों के एकीकरण के संबंधित कार्य संपन्न करता है। विनिमय नियंत्रण विभाग जो होगा आपका, एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट, यह विनिमय दर के निर्धारण का कार्य, विदेशी मुद्रा के लेन देन और भुगतान संतुलन से संबंधित समस्त कार्यों की देखरेख करेगा। लीगल डिपार्टमेंट जो आपका होगा वो आरबीआई को कानूनी परामर्श देने और समय समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों और विज्ञप्तियों को तैयार करने का कार्य करेगा। कृषि साख विभाग कृषि साख से संबंधित कार्य करेगा। औद्योगिक साख विभाग राज्य वित्त निगमों को परामर्श देने और लघु एवं मध्यम उद्योगों को साख उपलब्ध कराने का कार्य संपन्न
करता है। व्यय और बजट निर्माण कार्य जो नियंत्रण विभाग है वो क्या करेगा, बैंक के बजट और व्यय से संबंधित कार्य करेगा। गैर बैंकिंग कंपनी विभाग गैर बैंकिंग कंपनियां जो है और वित्तीय संस्थाएं जो है उनकी देखरेख और जांच का कार्य करेंगे। सांख्यिक विश्लेषण एवं कंप्यूटर सेवा विभाग मौद्रिक और आर्थिक विषयों पर शोध करने और उनके निष्कर्षों को प्रकाशित करने का कार्य, यानी कि डेटा का जो प्रकाशन होगा, पब्लिकेशन होगा, वो किसके माध्यम से होगा, इस डिपार्टमेंट के माध्यम से। इनके अलावा आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण करता है और नीति निर्धारित करता है। अन्य विभाग जैसे परिसर विभाग हो गया, प्रेस संपर्क विभाग हो गया, सेवी वर्गीय नीति विभाग हो गया, ये सारे छोटे मोटे और डिपार्टमेंट्स रहेंगे जो अपना अपना कार्य करेंगे। अब बात करते हैं आरबीआई के कार्यों के बारे में, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। क्योंकि यह बैंक केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है और ये वो समस्त कार्य करेगा जो केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाने हैं। आरबीआई एक्ट 1934 की प्रस्तावना के अनुसार इस बैंक का मुख्य कार्य बैंक नोटों के निर्गमन का नियमन करना तथा भारत में मौद्रिक स्थायित्व रखने हेतु कोषों को रखना व चलन तथा साख व्यवस्था का सामान्य राष्ट्रीय हित में संचालन करना है। अभी क्या करता है, नोटों के निर्गमन का कार्य करता है। सिर्फ 1 रुपये के नोट को छोड़ करके बाकी जितने भी प्रकार के समस्त नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाएंगे वो सारे नोट जो है उनका निर्गमन या जारी कौन करेगा, आरबीआई करेगा। आरबीआई 1 रुपये के नोट को निर्गमित नहीं करता है, 1 रुपये के नोट को निर्गमन भारत सरकार के, ये थोड़ा हो जाता है लिखने में मिस्टेक, भारत सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाता है 1 रुपये का नोट और उस पर भारत सरकार के वित्त विभाग के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी 2 रुपये से लेकर जो भी मुद्रा जारी की जाएगी उस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे और आरबीआई ही उनका निर्गमन करेगा। अब बात करते हैं नोट निर्गमन का आधार। आरबीआई द्वारा बैंकिंग सिद्धांत पर न्यूनतम कोष प्रणाली, ये कौन नहीं कोष है, न्यूनतम कोष प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर नोटों का मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर नोटों का निर्गमन किया जाता है। आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन के लिए 200 करोड़ रुपए के न्यूनतम कोष के प्रतिभूति के रूप में अनिवार्य है रखना। पहले ये ज़्यादा थे, इसमें से 115 करोड़ रुपए मूल्य का तो क्या होगा आपका गोल्ड और 85 की आपकी होगी फॉरेन सिक्योरिटीज़। इसके अलावा भी अगर भारत सरकार की अनुमति हो तो 85 करोड़ रुपए मूल्य के बराबर विदेशी प्रतिभूतियों की कोष की मात्रा को किसी भी सीमा तक घटाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका सरकार का बैंकर, अभिकर्ता एवं सलाहकार। रिजर्व बैंक केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बैंकर, अभिकर्ता और वित्तीय सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। केंद्रीय तथा राज्य सरकार की ओर से भुगतान स्वीकार करना, उनकी ओर से भुगतान करना, विदेशी विनिमय, मुद्रा हस्तांतरण आदि कार्य का, यानी कि बैंकिंग से रिलेटेड सारे कार्य ये करेगा और इसके लिए कोई शुल्क भी नहीं मिलता है आरबीआई को। इनको करने के बदले रिजर्व बैंक सरकारी खातों में जमा रकम पर कोई ब्याज भी नहीं देता है और रिजर्व बैंक केंद्रीय और राज्य सरकारों के सार्वजनिक ऋणों का प्रबंध भी करता है, सरकारी प्रतिभूतियों को भी जारी करता है, उनके धन का एकत्रीकरण करता है, उन पर ब्याज अदा करता है, उनकी अवधि पूर्ण होने पर मूलधन वापस करता है और तत्संबंधी लेखा जोखा करता है। आरबीआई सरकार के 3 माह के कोषागार विपत्र यानी कि ट्रेजरी बिल्स भी बेचता है और सरकारों को अल्पावधि वित्तीय व्यवस्था की पूर्ति के लिए अस्थायी ऋण, वेज एंड मीन्स एडवांसेस भी देता है। 3 माह से अधिक के लिए ये ऋण दिए जा सकते हैं और इन पर बैंक दर से 1% कम ब्याज लिया जाता है। तो इन सारे कार्यों के अलावा वित्तीय सलाहकार का कार्य भी यह बैंक करता है, जैसे नए ऋणों के निर्गमन, पुराने ऋणों के परिवर्तन, कोषों के विनियोजन, बैंकिंग तथा साख सहकारिता, कृषि साख आदि विषयों पर सरकार को समय समय पर सलाह देने का कार्य भी करता है। बैंकों का बैंक एक अंतिम ऋणदाता है। शीर्ष बैंक होने के कारण रिजर्व बैंक बैंकों के बैंक एवं अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। विधान के अनुसार अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का कुछ निश्चित प्रतिशत 3% न्यूनतम हो सकता है या अधिकतम 15% हो सकता है, वो नकद जमा कराना होता है। इसे कहते हैं हम कैश रिजर्व रेशियो। ये इसकी जो दर होगी उस तात्कालिक समय में उसके आधार पर आरबीआई के पास नकद जमा कराना होगा। अब बात करते हैं समाशोधन कार्य। क्लियरिंग हाउस फंक्शंस का कार्य भी बैंक करता है। मीन्स जहाँ पर बैंकों को आपसी लेन देन का निपटारा करने के लिए आरबीआई उसमें
अपनी भूमिका निभाता है। देश के प्रमुख 14 केंद्र सेंटर्स पर आरबीआई ने स्वयं समाशोधन गृह का मैनेजमेंट देखता है, जैसे मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, कानपुर, चेन्नई, बंगलुरु, नागपुर, पटना, हैदराबाद, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, जयपुर और गुवाहाटी। इनके अलावा आरबीआई द्वारा नियुक्त एजेंसियां मोस्टली कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, ये अपना समाशोधन गृह का कार्य करेंगी, जहां पर आरबीआई की व्यवस्था नहीं है। विदेशी विनिमय नियंत्रण का कार्य, अब ये जो नेक्स्ट है विदेशी विनिमय नियंत्रण का कार्य, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।